हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लगभग 55 डेफिनेशंस जो हैं वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज जो है हम 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लास्ट हमने क्या की थी, लास्ट हमने पर्सन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेस ऑफ बिजनेस से। ठीक है, 56 जो डेफिनेशन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लेस ऑफ बिजनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारोबार का स्थान। क्या कहते हैं? कारोबार का स्थान या व्यवसाय का स्थान। तो हम इसे कह सकते हैं व्यवसाय का स्थान हिंदी में। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है, इसकी बात करते हैं। तो व्यवसाय के स्थान की बात करें तो अ प्लेस, ठीक है, क्या बात करते हैं? अ प्लेस इंक्लूड, अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, क्या क्या आ जाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर पॉइंट नंबर ए में बोला है, क्या बोला है? अ प्लेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरी कैरिड ऑन एंड इंक्लूड्स द वेयर हाउस। ठीक है, इसके अंदर वेयर हाउस, अ गोडाउन एंड एनी अदर प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। एंड सप्लाइज एंड रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो अब देखिए क्या बात हो रही है कि प्लेस ऑफ बिजनेस में पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से जो बिजनेस है वो ऑर्डिनरी चलाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर क्या हो, जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाता है? वेयर हाउस भी आ जाता है, गोडाउन भी आ जाते हैं, और ऐसा प्लेस जहाँ से क्या किया जाता है कि जो भी गुड्स या जो भी सप्लाईज है उन्हें रिसीव भी किया जाता है और उन्हें प्रोवाइड भी किया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो एक ऐसा प्लेस जहाँ से बिजनेस किया जाता है, रन किया जाता है। ठीक है, जहाँ से बिजनेस चलाया जाता है, और इसके अंदर वेयर हाउस, गोडाउन और कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे जो गुड्स है वो रखे जाते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात? ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर बी देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर बी कहता है अ प्लेस वेयर द टैक्सेबल पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ऐसा स्थान या ऐसा प्लेस जहाँ से जो अकाउंट्स की बुक है वो मेंटेन की जाती है। ठीक है, जहाँ से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन की जाती है, वो भी प्लेस क्या कहलाता है? प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं। अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट और बाय व्हाटएवर नेम कॉल। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ से जो टैक्सेबल पर्सन है वो क्या करता है? किसी बिजनेस में एंगेज होता है। किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू। ठीक है, अगर किसी एजेंट के थ्रू कोई टैक्सेबल पर्सन कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो वो प्लेस भी क्या कहलाता है? वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ से कोई टैक्सेबल पर्सन किसी एजेंट के थ्रू बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो वो भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। और एजेंट की जगह इसका कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, एजेंट की जगह पे कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है अंडर जीएसटी। ठीक है, जीएसटी के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, अगर देखिए मैंने आपको सेक्शंस लिखा ही नहीं है डेफिनेशन की, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शंस तो आपको नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ जो प्लेस ये जो डेफिनेशंस हैं वो ही डायरेक्ट पूछी जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो हमने डिस्कस की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए किस चीज़ की आती है। चलिए ये स्लाइड खत्म है तो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ति का स्थान। क्या कहते हैं? पूर्ति का स्थान। पूर्ति का स्थान। अब देखिए पूर्ति का स्थान क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। अ प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स द प्लेस ऑफ सप्लाई एज रेफर टू इन द चैप्टर 5 ऑफ द IGST एक्ट। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब उस प्लेस से है। ठीक है, सप्लाई के उस प्लेस से है जो कि किसके अंदर रेफर कर रखा है? रेफर्ड टू इन अ चैप्टर 5 ऑफ चैप्टर
चैप्टर 5 ऑफ द IGST एक्ट। तो देखिए जो चैप्टर 5 में IGST एक्ट के जो प्लेस मेंशन कर रखा है, जो रेफर कर रखा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, ठीक है। और इसकी एक डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। ये डेफिनेशन है द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और कंजप्शन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ से क्या किया जाता है, गुड्स की डिलीवरी की जाती है या फिर जो सर्विस है उसका कंजप्शन किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी की जाती है या फिर जहाँ पे सर्विस का कंजप्शन किया जाता है, वही तो क्या प्लेस कहलाएगा, आपके प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है, और ये पर्सन बी है। अब देखिए पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ क्या दिया, गुड्स दिया, ठीक है। और जिस जगह पे दिया ना, जिस प्लेस पे दिया, वो प्लेस आपके क्या कहलाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि जिस जगह पे गुड्स की जो सप्लाई करनी होती है, ठीक है, वो प्लेस ही आपके क्या कहलाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाता है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए आगे और क्या बात की है इसके बारे में। तो देखिए आगे क्या बताया है, इट इज द रजिस्टर्ड लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विस। जो रिसिपिएंट होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, ये प्राप्तकर्ता का पंजीकृत स्थान होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई माल मंगाता है, तो वो जो व्यक्ति होता है उसको किसी न किसी जगह पे डिलीवरी देगा ना, ठीक है। अब ऐसे तो हम देखो अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कह सकते हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे आपको क्या करनी है, डिलीवरी करनी है, ठीक है। तो इसको क्या बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे आपको सप्लाई करनी है, ठीक है। और ये जो रिसिपिएंट होता है ना, उसकी क्या होता है, रजिस्टर्ड प्लेस होता है, जहाँ पे वो क्या कहता है, नॉर्मली रहता है या फिर वो वहाँ पे गुड्स को नॉर्मली रिसीव करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधान, ठीक है। प्रिंसिपल को हिंदी इधर क्या कहेंगे, हिंदी में प्रधान। प्रधान जो होता है, प्रधान क्या होता है, देखिए वो भी हम देखते हैं। प्रिंसिपल, तो देखिए प्रधान के लिए हमने प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन एजेंट कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके अंडर में या जिसके बिहाफ पे कोई एजेंट जो होता है वो क्या करता है, वो बिजनेस चलाता है, ठीक है। किस चीज़ का, सप्लाई करने का, किस चीज़ को, गुड्स को और सर्विस को सप्लाई करने का बिजनेस करता है, ठीक है। तो प्रदान का अर्थ है जिसकी ओर से किसी एजेंट को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के व्यवसाय पर किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसके अंडर में कोई एजेंट क्या करता है, गुड्स को रिसीव करने का या सप्लाई को प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। तो वो इंसान क्या कहलाता है, प्रधान कहलाता है, ठीक है। समझ में आया डेफिनेशन। मतलब प्रिंसिपल मतलब हेड हो गया उसका, ठीक है। हेड हो गया मतलब उसके अंडर में वो जो एजेंट है वो काम करेगा, ठीक है। कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाईज एंड रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है, दोनों का। तो ये है आपके प्रिंसिपल की डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आपके आ जाती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को हिंदी में हम क्या कहेंगे, मेन, मुख्य स्थान, ठीक है। कारोबार का मुख्य स्थान कह सकते हैं हम इसे। हम क्या कह सकते हैं, व्यवसाय का या कारोबार का मुख्य स्थान कह सकते हैं। कारोबार का मुख्य स्थान, कारोबार का मुख्य स्थान। तो ये क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मीन्स द प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड, द प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड एज अ प्रिंसिपल प्लेस, ठीक है। एक ऐसा प्लेस, बिजनेस का एक ऐसा प्लेस जिसे कि क्या किया गया हो, प्रिंसिपल प्लेस के रूप में स्पेसिफाइड किया गया हो ऑफ बिजनेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था ना, तो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन करवाने में अगर किसी प्लेस को क्या कर दिया गया हो, प्रिंसिपल प्लेस स्पेसिफाइड कर दिया गया हो, या जिसे प्रधान
जो स्थान होता है कारोबार का वो घोषित कर दिया गया हो, तो वो स्थान आपके क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैटर। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, ठीक है, क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो इस रजिस्ट्रेशन में क्या करते हैं कि किसी प्लेस को, ठीक है, किसी प्लेस को क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल प्लेस घोषित कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड कर देते हैं कि ये हमारे बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस होगा, मतलब हम बिजनेस यहीं से रन करने वाले हैं, तो वो चीज़ ही क्या कहलाती है, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब मुख्य पूर्ति। प्रिंसिपल सप्लाई को हम क्या कहते हैं, मुख्य पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है मुख्य पूर्ति। मुख्य पूर्ति देखिए क्या होता है, मुख्य पूर्ति की बात करें, प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स, ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच constitute the predominant element of composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary। तो देखिए इसके अंदर कौन सी सप्लाई आती है, इसके अंदर वो सप्लाई आती है जो कि मेनली की जाती है। ठीक है, जिसको कि पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है कि इस चीज़ को हमें क्या करना है, सप्लाई करना है। आपने कंपोजिट सप्लाई का नाम सुना होगा। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है, संयुक्त पूर्ति, जिसमें एक चीज़ के साथ में, तो जो कंपोजिट सप्लाई होती है ना, वो क्या होती है कि किसी एक जो आर्टिकल है, उस एक आर्टिकल के साथ में हम 2-3 चीज़ें और उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते थे, कंपोजिट बोलते थे। ठीक है, तो ये जो मेन जो सप्लाई होती है ना, वो ये जो मेन हम जिसकी सप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इसमें एग्जाम्पल ये रहता है, देखिए एग्जाम्पल एक ऐसा लेते हैं हम जिसमें हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना है, जैसे देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना है कि है ना, उसे कोई गुड्स सप्लाई करना है। ठीक है, गुड्स में जैसे हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की है, जैसे किसी को एप्पल सप्लाई करना है। ठीक है, कोई इंसान क्या कर रहा है, एप्पल सप्लाई कर रहा है। अब वो जो देखिए एप्पल सप्लाई कर रहा है ना, तो डायरेक्ट वो एप्पल नहीं कर करके एप्पल के साथ में एप्पल की पैकिंग भी कर रहा होगा। ठीक है, तो एप्पल की पैकिंग और साथ में वो रास्ते में उनके लिए इंश्योरेंस भी करवा दिया होगा। ठीक है, इंश्योरेंस क्यों करवाया, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ हो जाए गड़बड़ तो एप्पल ख़राब नहीं हो। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें हमें इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है, तो ये जो रास्ते का जो इंश्योरेंस होता है वो भी उन्होंने करवा दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे क्या कर दिया कि ये पूरा क्या बना दिया, एक कंपोजिशन, ये कंपोजिट सप्लाई बना दी पूरी। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एप्पल सप्लाई नहीं कर रहे, एप्पल के साथ में वो पैकिंग की भी सर्विस दे रहे हैं और इंश्योरेंस की भी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस का एक क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस कंडीशन में तो हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं, कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पे अगर वो सिर्फ ना सिर्फ क्या कर रहा होता, एप्पल की सप्लाई कर रहा होता, मतलब किसी ने एप्पल मांगे हैं तो ठीक है ना, सीधे एप्पल ही पहुँचा दो उसके पास में। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है आपकी प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है, प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब मुख्य पूर्ति। मुख्य पूर्ति का मतलब क्या होगा कि किस चीज़ के लिए आपको ऑर्डर मिला है। ठीक है, साथ में आप दूसरी 1-2 सर्विसेज तो दे ही रहे हो, लेकिन ओरिजिनली आपको किस चीज़ के लिए ऑर्डर मिला है, वो चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, मुख्य पूर्ति कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल सप्लाई कहलाती है। वापस देखिए, अगर आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा रहता है तो प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई, ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसी की भी हो सकती है, गुड्स की भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। ठीक है, जिसे पहले से क्या किया गया हो कि उसे सोचा गया हो कि मतलब कैसे हमें उसको सप्लाई करना है, ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, उसके लिए जो कंपोजिट सप्लाई जो होते हैं ना, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं जो पहले से ही डिसाइड किए हुए कि इसमें, जैसे मैंने आपको ये एप्पल का दे दिया। ठीक है, एंड टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इज एंसिलरी। ठीक है, तो जिसमें दूसरा जो भी ये पार्ट दिया गया है वो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है,
मतलब उस साथ में अलग से मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें साथ में सप्लाई किया है, बट मेन क्या है, मेन तो एप्पल का सप्लाई किया ना, ठीक है, सर्विस भी दिया है पैकिंग का और इंश्योरेंस का भी दिया है, बट मेन सप्लाई किसका किया है, एप्पल का किया है। तो ये आपके ध्यान रखना है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, अब बात करते हैं प्रॉपर ऑफिसर की। प्रॉपर ऑफिसर क्या होता है, तो देखिए प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं हम मुख्य अधिकारी बोलते होंगे, उचित अधिकारी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उचित अधिकारी, उचित अधिकारी। अब देखिए उचित अधिकारी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी functions to be performed under this act means the commissioner or the officer of the central tax who is assigned that functions by the commissioner in the board, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई भी पर्सन या ऐसा कोई भी अधिकारी जिसे कि किसने, बोर्ड ने, जो बोर्ड होता है ना, आयुक्त जिसे हम कहते हैं, आयुक्त ने क्या किया हो, उसके लिए क्या किया हो, अधिकृत किया हो, ठीक है, ऑथराइज किया हो। तो मतलब प्रॉपर ऑफिसर में कोई भी ऐसा ऑफिसर आ जाता है जिसको कि इस एक्ट के अंदर कोई भी जो फंक्शंस है, कोई भी जो काम है वो करने के लिए क्या किया गया हो, असाइन किया गया हो, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है, प्रॉपर ऑफिसर इन रिलेशन टू एनी फंक्शंस टू बी परफॉर्म अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी काम करने के लिए कोई ऐसा जो पर्सन होता है या ऐसा कोई भी ऑफिसर होता है जिसे कि किसने, बोर्ड ने क्या किया गया हो, बोर्ड ने उसे क्या किया हो, असाइन किया हो, ठीक है, बोर्ड ने उसे अधिकृत किया हो, तो वो इंसान क्या कहलाता है, वो ऑफिसर क्या कहलाता है, प्रॉपर ऑफिसर कहलाता है, ठीक है। ये कमिश्नर भी हो सकता है और एनी अदर कोई ऑफिसर भी हो सकता है, किसका, सेंट्रल टैक्सेस का, ठीक है, केंद्रीय कर का कोई भी कमिश्नर या फिर कोई ऑफिसर जिसे कि बोर्ड ने क्या किया गया हो, बोर्ड ने असाइन किया हो इस एक्ट के अंदर जो सारे काम है वो परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, आपके उचित अधिकारी कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आ जाता है क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, तिमाही, ठीक है, क्वार्टर को हम कहते हैं तिमाही, इसे हम कहेंगे तिमाही। अब देखिए तिमाही, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपने सुना ही है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर ही होता है, ठीक है। फिर भी देखिए क्वार्टर शैल मीन अ पीरियड comprising 3 consecutive calendar month ending on the last day of March, June, September and December of the calendar year। तो यहाँ पे जो क्वार्टर का मतलब है ना, तिमाही का, वो क्या है, देखिए लगातार, देखिए यहाँ पे मतलब होगा कि लगातार जो 3 महीने की अवधि होती है, जो 3 मंथ्स होते हैं ना, ठीक है, कंटिन्यूस 3 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, आपके क्वार्टर कहलाता है, ठीक है। और हमारे ईयर में कितने क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर आते हैं ना, 3 मंथ के कितने क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर आते हैं। तो क्वार्टर शैल बी मीन अ पीरियड कंप्राइजिंग 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर मंथ, ठीक है, जो लगातार 3 कैलेंडर के जो महीने होते हैं उसका जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, तिमाही कहलाता है। और विच इज़ एंडिंग ऑन द लास्ट डे, जो कि कब, लास्ट डे ऑफ मार्च, एक तो मार्च के लास्ट डे, क्योंकि देखिए साल का जो पहला क्वार्टर होता है वो तो मार्च के लास्ट डे पे ही ख़त्म होता है, क्योंकि उसमें 3 मंथ आ जाते हैं, एक तो जैन आ जाता है, एक फेब आ जाता है और एक मार्च आ जाता है, आता है ना, ठीक है। तो ये जो 3 महीना है ना, ये 3 महीने अपने साल के क्या हो गए, पहला क्वार्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक क्वार्टर जून में, एक क्वार्टर सितंबर में और एक दिसंबर में क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। तो वो जो एंड होता है, ये लिखा है एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो 3 महीने का ऐसा टाइम पीरियड जो कि क्या होता है, जनवरी से मार्च पहला क्वार्टर, ये तो आप समझते ही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो जून तक होता है, फिर सितंबर और फिर दिसंबर तक होता है, ठीक है, लगातार 3 महीनों का जो टाइम पीरियड होता है। अब बात समझ में आई, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट आती है रजिस्टर्ड पर्सन की। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, पंजीकृत व्यक्ति। पंजीकृत व्यक्ति ये क्या होता है, देखिए
इसे कहते हैं पंजीकृत व्यक्ति। अब देखिए पंजीकृत व्यक्ति, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 but does not include a person having a unique identify number। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर। तो देखिए एक रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब एक ऐसे पर्सन से है जो कि किसके अंदर, सेक्शन 25 के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसमें वो इंसान नहीं आता है जिसके पास क्या होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है। ठीक है, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर अगर किसी के पास होता है तो देखिए किसी किसी को यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलते हैं ना। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर किसको मिलते हैं, जो ये होते हैं NRI जो होते हैं। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया जो पर्सन होते हैं, अनिवासी व्यक्ति जिन्हें कहते हैं, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, तो उन्हें क्या मिलता है, यूनिक आइडेंटिफाई नंबर मिलता है। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफाई नंबर नहीं हो और ऐसा पर्सन जो कि इस एक्ट के सेक्शन 25 में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, तो वो पर्सन इसके अंदर आता है। ठीक है, लेकिन यूनिक आइडेंटिफाइड नंबर वाला पर्सन इसके अंदर नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ कौन आता है, जो कि सेक्शन 25 के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर किसी के पास यूनिक आइडेंटिफाई नंबर है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं ना तो किसी किसी को तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं लेकिन किसी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलते हैं। ये हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडर GST के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिक आइडेंटिफाई नंबर अगर किसी के पास है तो वो इस रजिस्टर्ड के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही उसे क्या मिले हैं, यूनिक UIN मिले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चाहिए, TIN चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो नंबर होते हैं ना वो अगर उसके पास नहीं है तो वो इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, रेगुलेशंस की आ जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे सामने रेगुलेशंस की। रेगुलेशंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नियम। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। ये देखिए क्या होता है, देखिए नियम। नियम की बात करें, रेगुलेशंस मीन्स द रेगुलेशंस मेड बाय द बोर्ड अंडर दिस एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, जो GST काउंसिल है उनकी रिकमेंडेशन पर इस एक्ट के अंदर जो बोर्ड है ना अपना, वो बोर्ड जो भी रेगुलेशन बनाएगा, ठीक है, ये बोर्ड जो भी रेगुलेशंस बनाएगा, रूल्स बनाएगा, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, रूल्स कह सकते हैं। तो ये बोर्ड जो भी रूल्स बनाएगा किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल की रिकमेंडेशन। काउंसिल किसकी, GST की काउंसिल। तो GST के काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेस पर ये बोर्ड जो भी रेगुलेशंस बनाता है वो रेगुलेशंस इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है विवरणी। ठीक है, जो रिटर्न भरते हैं ना इनकम टैक्स के, GST के, तो ये होता है रिटर्न। अब देखते हैं ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं विवरणी, हिंदी में कहते हैं विवरणी। विवरणी की देखो बात करें, रिटर्न मीन्स एनी रिटर्न प्रिस्क्राइब और अदरवाइज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश बाय और अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, तो रिटर्न का मतलब कोई भी ऐसे रिटर्न से है जो कि इस एक्ट के अंदर या तो भरवाना चाहिए, ठीक है, या भरवाने की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो रिटर्न है वो इसके अंदर आ जाता है। जो रिटर्न भरते हैं ना टैक्सेशन के, वो इसके अंदर आते हैं। हिंदी में सुन सकते हैं कि विवरणी का अर्थ किसी भी ऐसी विवरणी से है जिसे इस अधिनियम के अनुसार या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसे कि क्या करना है, इस एक्ट या इस एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग उसे भरना जरूरी है। ठीक है, विवरणी का मतलब, रिटर्न का मतलब ये होगा। समझ में आया। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अब आ जाता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज को हम क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज को बोलते हैं विपरीत प्रभार। ठीक है, विपरीत प्रभार का मतलब क्या होता है, देखिए इसे हम हिंदी में कहेंगे विपरीत प्रभार।
विपरीत प्रभार देखिए, रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंस्टेंट of the supplier of such goods or services or both under subsection 3 और subsection 4, ठीक है, subsection 3 subsection 4 of section 9, ठीक है, and under subsection 3 और subsection 4 of section 5 of the integrated GST act। तो देखिए ये जो रिवर्स चार्ज होता है विपरीत प्रभार, तो देखिए ये जो रिवर्स चार्ज होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि रिवर्स चार्ज का मतलब एक ऐसी टैक्स की लाइबिलिटी होती है जो कि किस पे, सप्लायर पर नहीं लगा करके, जो सप्लायर होता है ना, सप्लायर पर नहीं लगा करके किस पे लगा दी जाती है, रिसिपिएंट पे लगा दी जाती है, ठीक है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, किसके अधीन, ये जो एक्ट है CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, या फिर IGST एक्ट की जो सब सेक्शन, जो सेक्शन 5 है उसकी सब सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग ये चार्ज किया जाता है। किस पे चार्ज किया जाता है, सप्लाई करने वाले पर नहीं, सप्लायर पर नहीं, ठीक है, सप्लायर देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टेंट ऑफ द सप्लायर, सप्लायर की बजाय किस पे रिसिपिएंट पे चार्ज किया जाता है, ठीक है, और इसको ही क्या बोलते हैं, विपरीत प्रभार बोलते हैं। और किसके अकॉर्डिंग, ऐसा किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये जो CGST एक्ट है ना, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, CGST एक्ट की जो 2017 है उसके तो सेक्शन 9 के जो सब सेक्शन है ना, सब सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग, और IGST एक्ट के जो सेक्शन 5 है उसके सब सेक्शन 3 और 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो चार्ज होता है, ये जो टैक्स होता है वो सप्लायर पर चार्ज नहीं करके किस पे चार्ज किया जाता है, रिसिपिएंट पे, जो पूर्ति प्राप्त करने वाला होता है ना, प्राप्तकर्ता, उस पर चार्ज किया जाता है, ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज बोलते हैं। अब देखिए और है रिविजनल अथॉरिटी, ठीक है, रिविजनल अथॉरिटी का मतलब क्या होगा, संशोधन प्राधिकरण, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, संशोधन प्राधिकरण, संशोधन प्राधिकरण, ठीक है, संशोधन प्राधिकरण क्या होता है, देखिए रिविजनल अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज फॉर रिवीजन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 108। तो 108 के अंदर जो भी ऑर्डर दिए गए हैं, ठीक है, उन ऑर्डर के ऊपर उनके रिवीजन के लिए सोचने का जो काम किसी अथॉरिटी को दे दिया जाता है, तो वो अथॉरिटी क्या कहलाती है, रिविजनल अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। ये जो 108 के अंदर जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्डर्स या फैसले दिए जाते हैं, उन फैसलों के ऊपर वापस सोचने के लिए, उनके ऊपर डिसीजन लेने के लिए जो अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी ही क्या कहलाती है, रिविजनल अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है। अब शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होगा हमारे शेड्यूल का मतलब होगा सूचियाँ, ठीक है, अनुसूचियाँ बोलते हैं इन्हें, हम क्या कह सकते हैं, अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ में कौन सी आ जाती है, देखो शेड्यूल्स मीन्स अ शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो भी शेड्यूल्स अपेंडेड की गई है वो शेड्यूल्स ही क्या कहलाती है, शेड्यूल्स इसके अंदर कहलाती है, ठीक है। तो ये था आपकी डेफिनेशन, आगे भी है, अब थोड़ी बहुत बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी तो हमारे मोस्ट ऑफ 68 जो डेफिनेशन